हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। पहला तो फर्स्ट हम क्लियर करेंगे अपना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, और दूसरा हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे कौन सा, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति दूसरा टॉपिक हमारा है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का। ठीक हो गया, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का। ये दो टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बेहतरीन क्लास होगी, बहुत समझ में भी आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ज़्यादातर देखो, साइंस में जनरल साइंस का मतलब होता है कि जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में, उसका साइंटिफिक कारण क्या है, वहां से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक में भी हम इसी पर्पज से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। क्या होता है गुरुत्व आकर्षण? गुरुत्व का आकर्षण है यानी दो पिंडों के बीच का, ऐसे समझ सकते हैं, खिंचाव। ठीक है, तो क्या होता है ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या हो रहा है, दो पिंड है आपस में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर हम जमीन से जंप करते हैं तो जमीन पे ही गिरते हैं, क्यों नहीं आकाश में उड़ जाते हैं? इसका रीजन है गुरुत्वाकर्षण। एक पिंड हम हुए, एक पिंड पृथ्वी, पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच रही है। ठीक हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण का आपको सार्वत्रिक नियम पता चल गया कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। ठीक, सिद्धांत क्या है, यह बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, m1 क्रॉस इंटू, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट होता है, वो फॉर्मूला है F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये हमारे पास है। इस फॉर्मूले से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। मैं साइंटिस्ट नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं जनरल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जनरल फिजिक्स जो हमारे एग्जाम में आती है। ठीक, क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, देखते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स, अगर हम जी बढ़ाएंगे तो ये बल बढ़ेगा, m1 m2 कुछ भी बढ़ाएंगे तो ये बल बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। आर अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, कम होगा। रेडियस बढ़ने से बल कम होगा, बस इतना ध्यान रखना है। ज़्यादा कुछ इसमें आपको, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ नहीं, मैं आपको जनरल बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूछा था, जी का वैल्यू पूछी जाती है। ये जी जो है ना, जी का मान कितना है, 6.672 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। ठीक हो गया इतना। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बेसिकली जी का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर एक समान स्थिर रहता है। या ये कैपिटल जी का मान, ये कैपिटल, ये स्मॉल जी अलग है, ये गुरुत्वाकर्षण है, एक गुरुत्व बल है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण है, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है जी। ये क्या है, एक प्रकार का नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल। क्लियर है सर? तो इतना आपको, जी का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर क्या रहता है, एक समान स्थिर रहता है, स्थिर रहता है या निश्चित रहता है। यह माध्यम या स्थान पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि जैसे हम अभी जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू समझेंगे, ये गुरुत्व जो त्वरण है, स्मॉल जी, ये गुरुत्व त्वरण है, और जो कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे हम कैपिटल जी की, जब स्मॉल जी की बात करेंगे तो ये पोल्स पे कुछ और होगा, यहाँ पोल्स पे कुछ और होगा, ध्रुवों पे कुछ और होगा, पृथ्वी के, अगर हम पृथ्वी के गड्ढा खोद के नीचे जाए तो कुछ और होगा, पृथ्वी से अगर हम ऊपर अंतरिक्ष में जाए तो इसके, इसमें वैल्यू, इसमें हर जगह घटती बढ़ती हर जगह रहेगी। ठीक हो गया, इसकी हर जगह वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी। इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, एक समान रहता है, और बदलता क्या है, स्मॉल जी। स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये आपका बदलता रहता है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये तो हमें हमें पता चल गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होता है, ये आपको बदल दिया। कैपिटल जी का मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान कितना है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, क्या इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, यही होता है ना गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, अभी ये उत्पन्न कैसे होता है, जैसे एक एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये पृथ्वी हो गई हमारा, ऊपर से कोई पिंड जमीन पे गिर रहा है, तो जब ये जमीन पे गिरता है ना, तो उस जमीन पे गिरने के कारण ये क्या हो रहा है, ये पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है।
इस खिंचाव के कारण ही जो खींच रही, इस बल के कारण ही जो त्वरण उत्पन्न होता है ना, उसी को हम कहते हैं जी, कैपिटल जी, ये स्मॉल जी, सॉरी, बार बार कैपिटल जी आ रहा है। स्मॉल जी इसी के कारण उत्पन्न होता है। यानी कोई पिंड अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी पे गिर रहा है तो पृथ्वी क्या करेगी, गिरने का मतलब उसको खींच रही है। उस खिंचाव के कारण, उस खींचने के कारण क्या हो रहा है, एक वहां पे त्वरण काम करने लगता है। वो त्वरण क्या है, क्या, स्मॉल जी। और इस त्वरण का ही वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है। आपको त्वरण का वैल्यू, त्वरण, त्वरण को हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। और त्वरण आपको पता है कि क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आपने बाइक में शब्द देखी होगी, बाइक, बाइक चलते हुए देखिए। जब बाइक का हम एक्सीलेटर खूब ज्यादा खींच लेते हैं तो खूब तेजी से बाइक कभी 30, 40, 50, 60 ऐसे भागने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका ए जो होता है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ता है। और जब हम बाइक को मान लीजिए 60 पे स्थित, 60 किलोमीटर, हम मीटर देखते हैं यार, स्थिर हो गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है, वहां पे ये क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, अब नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, जब स्थिर हो जाएगा तो ये आपका ये त्वरण हो गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे ये है, यानी ये जी क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, एक प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा हम डीप में ना मैं घुसूंगा ना आपको घुसने दूंगा। जितना हमारे एग्जाम में आता है उतना ही पढ़ना है, ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको फटाफट यहाँ पे बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन के लिए। ठीक, क्या आता है, गुरुत्वीय त्वरण के वैल्यू में कुछ परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। जैसे जब कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे जी कहते हैं, ये तो हमने देख लिया। पृथ्वी की सतह पर इसका औसत मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड इसका होता है। अब सिंपल है, ये तो हमारा समझ में आ गया। द्रव्यमान से स्वतंत्रता क्या होती है, जी का मान गिरने वाली वस्तु के रूप, आकार या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि हवा का प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस शून्य हो तो भारी और हल्की वस्तु एक साथ जमीन, कहने का मतलब हुआ, देखिए, कोई भी वस्तु, देखो जी का मान, कितनी भी भारी वस्तु हो, कुछ भी उसका आकार हो, चौकोर हो, गोल हो, त्रिभुजाकार हो, एनीथिंग एल्स, ये तो बोल रहा है कि जी का मान गिरने वाली वस्तु, अगर कोई वस्तु गिर रही है अंतरिक्ष से पृथ्वी पर, तो उसके वस्तु के आकार, रूप, आकार या द्रव्यमान, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, उसके उस पर निर्भर नहीं करता है। और अगर हवा में गिर रही है, हवा में मान लीजिए अंतरिक्ष से नीचे जमीन पे गिर रही है, तो हवा तो काम रोकेगी, रोकने का काम करेगी ना, एक प्रकार का घर्षण रोकने का काम करेगी ना। तो वहां पे क्या होता है, क्या होता है कि चाहे अगर बड़ी वस्तु होगी, बड़ी या भारी वस्तु होगी तो वो जल्दी गिरेगी, हल्की वस्तु होगी तो वो धीरे धीरे गिरेगी। क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, अगर कोई वस्तु अंतरिक्ष से जमीन पे गिर रही है और हवा वहां पे प्रतिरोध का काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भारी वस्तु पहले गिरेगी और हल्की वस्तु बाद में गिरेगी। ठीक, ये समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन वहीं पे अगर निर्वात है, मान लीजिए एक बॉक्स है, पूरा ये पृथ्वी एक बॉक्स है, ये बंद है, यहाँ पे हवा नहीं है, हवा नहीं है, निर्वात है, निर्वात, आपने नाम सुना होगा निर्वात। वात मतलब था, निर मतलब बिना हवा के। अगर यहाँ पे हवा नहीं है, पृथ्वी मान लीजिए कोई और कोई भी चीज ऊपर से एक 50 किलो की गिराई जाए, एक 1 किलो की गिराई जाए, दोनों एक साथ गिरेंगी। क्योंकि वहां पे क्या होगा, यदि हवा का प्रतिरोध शून्य हो तो भारी और हल्की में एक साथ वहां पे जमीन पे गिरेंगे। ठीक हो गया, इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ। जैसे जी के मान में परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और त्रिज्या कम है। ध्रुव यानी पोल्स पर जी का मान बहुत अधिकतम होता है, मतलब ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है और त्रिज्या कम है। चिपटी का मतलब ऐसे बनी हुई है, ये त्रिज्या कम है, अकॉर्डिंग टू अगर सेंटर मान लिया जाए तो यहाँ पे त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी, ये कम हो जाएगा। पृथ्वी ऐसे तो चपटे का चपटा कार है ना, ऐसे, ये वाली कम डिस्टेंस हो गई, ये वाली ज्यादा हो गई, तो इसी वजह से ऐसा होता है। दूसरा, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, सबसे कम मिनिमम कहाँ होता है, ये भूमध्य रेखा पर, ये विषुवत रेखा इसे कहते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, एक पैटर्न अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अगर हम मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी गड्ढा खोद के हम नीचे सेंटर में जाना है, ये केंद्र मान लीजिए, ये 3 डायमेंशन चित्र है, अगर हम नीचे जाना स्टार्ट करें तो जी का मान हमेशा घटेगा। जी का मान, अगर आप गड्ढा खोद के जमीन के केंद्र तक जाने जाने की कोशिश करेंगे तो घट
घटेगा। और जब यहाँ केंद्र पे आ जाएंगे फिर हम दूसरी तरफ सतह पे निकलेंगे तो जी का मान यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा यहाँ तक, और यहाँ पे आके ये समझ में आ गया। इतना हो गया। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है, यानी इस वाले सेंटर में जी का मान शून्य हो गया। ठीक। पृथ्वी के घूर्णन, अगर यदि पृथ्वी अपने ध्रुव पर तेजी से घूमने लगे तो जी का मान घट जाएगा और ध्रुवों को छोड़कर। अगर वही चीज है कि जो अभी स्पीड है पृथ्वी की, अगर उससे तेज हो जाए तो क्या होगा, जी का मान घट जाएगा, जी का मान घट जाएगा। क्लियर है सेट? इतना क्लियर हो गया। ठीक। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से पूछा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द्रव्यमान और मास का, अगर मैं कल मैंने पिछली क्लास में मैंने इसको समझा भी दिया था। क्या होता है मास, क्या होता है वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा। जैसे मास कितना है हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कितना मास है तो हमारी मात्रा होगी। और भार कितना होता है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल कितना होता है उसको भार कहते हैं। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर कितना आकर्षण बल लगा वो हमारा भार है। ठीक। उसके बाद जो मास है वो अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। कौन? भार। भार सदिश राशि है और ये मास अदिश राशि है। ब्रह्मांड में हर जगह अपरिवर्तनीय है, ये बदलता रहता है। जी के मान बदलने पर ये बदल जाए। कौन? भार। किलोग्राम में इसका मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम भार होता है इसका मात्रक, और कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये केंद्र पर या अंतरिक्ष में शून्य हो सकता है। ठीक है, शून्य कौन नहीं होगा, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता, ये हमने पढ़ लिया था। अब इसी तरह से देखते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी पर का भार अगर 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर भार 10 किलोग्राम हो जाए। कैसे? 60 का 1/6 कर दो, कितना आ जाएगा, 10 ही किलोग्राम का आ जाएगा। खत्म। लिफ्ट के लिए बात करते हैं। लिफ्ट में आभासी भार होता है लिफ्ट। ठीक है, क्या होता है लिफ्ट, स्थिर होने पर या समान वेग से ऊपर नीचे चले तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, लिफ्ट स्थिर हो या समान वेग से ऊपर नीचे जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? भार में। लिफ्ट क्यों, अगर ऊपर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो। कैसे? लिफ्ट त्वरण से, ए त्वरण से ऊपर जाएगा। अभी हमने बोला था, मतलब जी त्वरण से बोल लो, ए त्वरण से अगर ऊपर जाएगा तो भैया क्या होता है, एम जी होता है। डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। भार क्या होता है, मास और गुरुत्वीय त्वरण को, यही तो होता है। डब्ल्यू बराबर एम जी तो होता है। क्लियर? डब्ल्यू बराबर एम जी हमने पढ़ा था, क्या होता है ये देखिए, डब्ल्यू बराबर एम जी। ठीक है। और यही अगर एम जी का मतलब, अगर देखो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो भार कम होगा। ऊपर जाने पे एक एक्सेलेरेशन, एक लिफ्ट क्या होता है, एक अपने एक्सेलेरेशन से ऊपर जाती है तो एक एक्सेल ए जुड़ जाएगा उसमें तो भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बस सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ऊपर जाने पे भार बढ़ेगा, आभासी भार होता है, वो कोई रियल भार नहीं होता है, आभासी काल्पनिक भार होता है। ठीक है। और नीचे आने पे लिफ्ट त्वरण से अगर नीचे आ रही है तो भैया त्वरण से आनी चाहिए। अगर स्थिर में जा रही है तो भैया भार में कोई परिवर्तन नहीं। अगर त्वरण से ऊपर जा रही है तो भार बढ़ेगा, अगर त्वरण से नीचे आ रही है तो भार घटेगा, क्योंकि वहां पे ए माइनस हो जाता है। ठीक। लिफ्ट की अगर डोरी टूट जाए, अब देखो लिफ्ट क्या होता है, कभी कभी चलते हुए उसकी डोरी टूट जाती है तो क्या होता है, फिर फ्री फॉल होने लगता है, मुक्त रूप से वो वस्तु गिरने लगती है। और इस स्थिति में भार शून्यता की स्थिति आती है। कैसे? डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, जब जी वहां पे शून्य हो जाएगा। जब जी शून्य हो जाता है, इसमें जी क्या हो गया, शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल की स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जो होता है शून्य हो जाता है। यानी फ्री फॉल का मतलब जब नीचे बहुत तेजी से गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है बिना कुछ रुकावट के। ठीक है। तो उस स्थिति में जी जब शून्य हो जाता है तो डब्ल्यू को, अगर हम डब्ल्यू बराबर एम जी होता है और जी कितना भी शून्य हो गया तो शून्य को किस से मल्टीपल करेंगे, क्या होता है, शून्य होता है। भार क्या हो जाएगा, शून्य। बस सिंपल सिंपल आपको समझना है। तो लिफ्ट की जब डोरी टूट जाए तो मुक्त रूप से आदमी गिरे तो उसका भार शून्य, यानी इसी को स्थिति को भारहीनता कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। यदि लिफ्ट का नीचे गिरते समय गुरुत्वीय त्वरण यानी जी, अगर लिफ्ट मान लो नीचे गिर रही है, ऐसी स्थिति आ जाए जब जी बड़ा हो जाए किससे, ए से, ए जी बड़ा हो जाए, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ, जब गिरते समय त्वरण जो होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, त्वरण ए बड़ा हो जाए जी से, उस स्थिति में लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति फर्श से ऊपर ऊपर उठकर छत में टकराएगा। क्या हो रहा है, अगर ए बड़ा हो जाए यानी त्वरण बड़ा हो जाए किससे, गुरुत्वीय त्वरण से, उस स्थिति में लिफ्ट से लिफ्ट के छत से जाके व्यक्ति या इंसान जो भी होगा, जो भी चीज होगी वो वस्तु टकरा जाएगी। ठीक, बस इतना आपको बताना चाहिए। पलायन वेग आपको पता होना चाहिए। पलायन वेग की मतलब ऐसा वेग हो, सिंपल वे में ये समझना है कि ऐसा वेग जिससे
किसी पृथ्वी से किसी वस्तु को अगर बाहर भेजा जाए तो कभी पृथ्वी पर लौट के ना आए तो उसको पलायन वेग कहते हैं, ठीक है। वही इसको साइंटिफिक भाषा में क्या लिखा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और कभी वापस लौटे ही ना, उसको हम बोलते हैं पलायन वेग। अगर ये स्पीड क्या है, अगर किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में अगर मैं इसको 11.2 किलोमीटर भेज दूं, यानी ऐसा समझो अगर किसी वस्तु को एक सेकंड में 11.5 किलोमीटर भेज दूं तो वो कभी भी जमीन पर वापस नहीं आएगी, एक सेकंड की बात करो, ठीक है। चंद्रमा के लिए अगर मैं किसी भी वस्तु को 2.3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से भेज दूं आप बाहर, तो भी फिर क्या होगा, वो भी कभी चंद्रमा पर वापस नहीं आएगी। इसका रीजन ये होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण चंद्रमा पर गैस के अणुओं का तापीय वेग वहां के पलायन वेग से अधिक होता है, जिससे गैस पलायन कर जाती है। तो ठीक है, बस इतना समझना है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक। बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं, खत्म। उपग्रह की चाल और परिक्रमण चाल ये भी देख लेते हैं फटाफट। कच्ची चाल क्या होती है, उपग्रह पृथ्वी की सतह के जितना करीब होगा उसकी कच्ची चाल उतनी अधिक होती है, कक्षीय चाल, ठीक है। पृथ्वी के निकट उपग्रह की चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, एक सेकंड में 8 किलोमीटर चक्कर लगाता है वो, ठीक। भौतिक भूस्थैतिक उपग्रह क्या होता है, आप एक बात बताइए। भूस्थैतिक उपग्रह होता है ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की गति के साथ साथ परिक्रमा करते हैं। जैसे अगर पृथ्वी का मान लीजिए एक पिन पॉइंट में कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे उपग्रह है, तो ये पृथ्वी जब घूम के आगे यहाँ पहुंचेगी ना, तो ये भी यहाँ पहुंच जाएगा। क्या हो रहा है, एक ऐसे करके देख रहा है, सामने सामने देख रहा है, बिल्कुल। तो पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाता है, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के समान होता है, इसीलिए तभी तो उसको कैप्चर कर पाता है, इसलिए पृथ्वी के साथ हमेशा स्थिर दिखाई देता है। आपको पता होना चाहिए ऐसे सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर अगर ऊपर स्टैब्लिश कर दिया जाए ना, तो एक भू स्थैतिक उपग्रह कहलाएंगे, ठीक। बस सिंपल हो गया। इसे पृथ्वी की 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इसका उपयोग संचार में, आपने एक लाइव मैच देखा होगा, लाइव क्रिकेट ही देखते हैं ना, क्रिकेट, उसके लिए यही चीज यूज होती है, क्या, यही भूस्थैतिक उपग्रहों का प्रयोग करते हैं लाइव चीजों को दिखाने के लिए, ठीक हो गया। ठीक है, आजकल तो और भी चीजें टेक्नोलॉजी चल रही हैं। क्या होता है, यहाँ से हम प्रकाश तरंगें जो भेजी जाती हैं सेटेलाइट को, ठीक है, छोटे सेटेलाइट को, फिर बड़े सेटेलाइट, पहले हम उसको अपने वहाँ जो भी हमारे केंद्र तो उससे भेजते हैं, फिर वो भेजता है हमें वहाँ पे सेटेलाइट में, फिर हमें रिसीविंग करता है रिसीवर, फिर हमारे रिसीवर में आता है। तो इसको जितना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं चीजें बताता हूँ, जैसे ऊर्जा का रूपांतरण होता है, डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देता है, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये तो सिंपल सिंपल है। विद्युत मोटर, बिजली से चलने वाला मोटर क्या करेगा भैया, पहले बिजली ऊर्जा लेगा, फिर उसको यांत्रिक ऊर्जा बदल देगा, उसी से हम कुछ भी चलाते हैं, जैसे चक्की चलाते हैं, चक्की वगैरह चलाने में यूज होता है, ठीक। इसके अलावा कोई भी मशीनरी अगर चलती है तो इसी से चलती है, विद्युत मोटर से। लाउड स्पीकर में तार लगाते हैं तो क्या होता है, वो प्रकाश विद्युत ऊर्जा को लेता है और ध्वनि ऊर्जा निकालता है। माइक्रोफोन में हम बोलते हैं ना, तो ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं तो क्या करता है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके दूसरे रिसीवर को भेज देता है, ठीक। मोमबत्ती क्या होती है, जलाते हैं, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, सौर से सौर ऊर्जा को विद्युत, ये याद कर लीजिएगा, ठीक। एक टॉपिक और है छोटा सा, उसको भी हम पहले देख लेते हैं, वेट अ मिनट। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। सिंपल सा टॉपिक है, इसको भी मैंने अपने नोट्स के हिसाब से डाल दिया, जो हमारे एग्जाम पढ़ने में इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही कर लीजिए, ठीक है, नोट्स के रूप में दे दिया है। कार्य क्या होता है, कार्य की माप, कार्य की माप कैसे लगाते हैं, लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन अगर हो जाए, वस्तु विस्थापन के गुणों के बराबर होता है, उसी को कार्य कहते हैं। कार्य क्या होता है, बल तथा बल की दिशा में जो वस्तु का विस्थापन होता है। मान लीजिए कहने का सीन ये है, बस सिंपल है, साइंटिफिक भाषा को मत समझो, क्या हो रहा है, इधर से कोई चीज में धक्का मार रहा है उसको, मान लीजिए धक्का फोर्स कर रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, बल की दिशा में इधर को बल लगाया तो ये क्या हुआ, ये घूम के यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, इसके दिशा में, बल की दिशा में बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो गया। तो और क्या हुआ, जितना हमने लगाया है, कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स, सॉरी वर्क, कार्य, कार्य क्या हो गया, जितना हमने फोर्स लगाया, जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, कार्य, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब एंगल जितना लगा है, कितना एंगल। अब सिंपल यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक पुली है, वो अपने सर पे सामान उठा के ले जा रहा है, तो उसके बताइए उसके द्वारा वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बताइए उसके द्वारा कार्य किया गया कितना है। उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। शून्य का मतलब, इसका रीजन समझिए कि W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है किसका, कार्य का। W मतलब वर्क, F मतलब बल, D मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो हुआ है। F कितना है, अगर मैं मान लीजिए वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो रहा है, अभी डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता कितना हो रहा है, इंटू कॉस थीटा,
कॉस थीटा अगर 90, अब 90 का मतलब सर पे रख के ले जाए तो एंगल कितना बनेगा 90, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। मैं न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि जिन लोगों को ये चीज क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो थोड़ा सा मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा होता है 90, जब कॉस थीटा 90 होता है और कॉस 90 का मान होता है 0, जो साइंस के बच्चों को उनको पता हो कॉस 90 का मान 0 होता है। अब 90 0 से किसी भी संख्या को मल्टीपल करो तो हमेशा क्या आ जाएगा 0, तो W बराबर 0। यानी कुली अगर सर पे कोई सामान रख के ले जा रहा है, चाहे वो कितनी भी 20-50 किलोमीटर चला जाए, वस्तु का विस्थापन तो हुआ लेकिन एंगल क्या है 0 है, एंगल 0 है तो उसके बाद द्वारा कार्य किया गया कार्य भी 0 होगा। समझ में आ गया? बस इतना, कार्य आपको डिटेल नहीं याद ना। कार्य क्या है एक अदिश राशि है, कार्य क्या है एक अदिश राशि है, कार्य क्या है एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि हो गई। ठीक है, बल ये तो आपको समझ में आ गया। यदि 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कार्य शून्य होगा। कुली कुल सामान क्या होगा, कुली का सामान उठाना, ये एग्जाम्पल है, कुली का सामान उठाना इसका एग्जाम्पल। और अगर कास थीटा बराबर 0 है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए बराबर करके ले जा रहा है या फिर ऐसे मतलब कुछ ऐसा कर रहा है, एंगल कुछ और बन रहा है, तो उसका अगर 0 डिग्री पे कार्य उसका अधिक है, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है पता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, और 1 को किसी से मल्टीपल करोगे वो संख्या उतनी रहेगी। तो सबसे ज्यादा कार्य किसका होता है 0 का। ठीक है, कॉस अगर 0 एंगल में एंगल 0 बन रहा है और ऐसा हो रहा है ना, तो सिचुएशन में कार्य सबसे ज्यादा अधिक होगा। अब 30 का मान अलग होता है, वो बटे में हमेशा होता है, तो ऑब्वियसली बात है 0 से हमेशा कम ही होगा। बस आपको 2 पॉइंट याद रखो, अगर कोई चीज सर पे 90 डिग्री एंगल बना के ले जाए तो कार्य हमेशा शून्य होगा, अगर 0 डिग्री बना के ले जा रहा है तो अधिकतम कार्य होगा बस। और कार्य देखो, कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। शून्य मैंने बता दिया, धनात्मक ऋणात्मक क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ, माइनस में हो गया, ठीक है, तो उस स्थिति में कार्य शून्य होगा, माइनस में ऋणात्मक होगा। बस इतना समझ। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी अदिश राशि, एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा अदिश राशि है, कार्य क्या है अदिश राशि है। क्लियर है? अब कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, कार्य द्वारा कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। एक गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न होती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जो विशेष अवस्था या स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसको काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे अगर हम बांध बनाकर पानी इकट्ठा कर लेना, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी स्थिति ऊर्जा का एग्जाम्पल है, उदाहरण है बांध बनाकर इकट्ठा पानी। पानी क्या है, इकट्ठा पानी की ऊर्जा। पानी इकट्ठा है तो ऊर्जा क्या है उसकी, वो स्थिति ऊर्जा में है। अगर उसको हम फ्लो कराते बिजली जनरेट करते, तो ये आपको क्या होता है, कुछ और ऊर्जा बन रही है। बट यहाँ पे इकट्ठा है पानी, उसका ऊर्जा है स्थिर ऊर्जा में। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, वो भी स्थिर ऊर्जा का एग्जाम्पल है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी, वो भी स्थिर ऊर्जा का एग्जाम्पल है। ये बस आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद हो ना हो इसके मात्र क्या होता है, इतना याद होना चाहिए बस। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही उसको नष्ट किया जाता है। बस उसमें क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, बस इतना ही होता है। क्या होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर होता है एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ऊर्जा कभी भी क्या नहीं होती, ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती। जैसे उसी एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सब उसके एग्जाम्पल है, ये सब उसके एग्जाम्पल है, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक, उसके बाद शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, कोई कितनी तेजी से काम कर सकता है। कोई दिन भर में 5 घंटे काम कर रहा है, और 5 5 मीटर गड्ढे खोद रहा है, और कोई 5 ही घंटे में 20 मीटर गड्ढे खोद रहा है। ये सबकी अपनी अपनी शक्ति क्षमता है। ठीक, तो बस इतना आपको पता होना चाहिए। मात्रा क्या है, एसआई इसका वाट होता है। अब शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, जिनको चाहिए वो ले लीजिए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 जूल, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होता है, जिसको हम 3.6 10 की पावर 6 जूल कहते हैं। और 1 किलोवाट बराबर 1.34 हार्स पावर होता है। इतना याद कर लीजिए, आपका इतने में ही काम हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है,
ये क्लास ऐसे ही आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। बहुत मेहनत के साथ क्लास तैयार होती है, तो आप लोगों का बस इतना कर दीजिए कि आप सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।